सो गैस अभी तक हम लोगों ने क्या किया अपने रिएक्ट कोर्स में कि सिर्फ हमने फ्रंट एंड बनाया और बैक एंड के जो सारे के सारी एपीआईज वगैरह थी वो हमने एक्सटर्नल यूज़ करी। जब हमने टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स बनाई तब हमने कोई एपीआई का इस्तेमाल नहीं किया, सारा काम फ्रंट एंड पे हो रहा था। एक बहुत ही बेसिक से प्रोजेक्ट के साथ हमने स्टार्ट करा, उसके बाद हमने थोड़ा सा लेवल अप करा और हमने एक एक्सटर्नल एपीआई का इस्तेमाल करा, यानी कि हमने रिएक्ट के फीचर्स को समझा और कैसे कनेक्ट करते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैसे मारते हैं रिएक्ट के अंदर रहते हुए। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी अपनी न्यूज़ ऐप से। अब हम एक और लेवल ऊपर जाएंगे और अब हम लोग क्या करेंगे, मान स्टैक को इस्तेमाल करेंगे, अपनी एपीआईज बनाएंगे, किसी भी एपीआई पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो अपनी एपीआईज को बनाने के लिए तीसरा प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ और यहाँ पर हमने 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से क्या करूँगा, शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा और पावरशेल विंडो खोलूँगा। अगर आप लोग मैक में है, लिनक्स में है, तो इस फोल्डर पर, जिस भी फोल्डर में आप काम करना चाहते हैं, आप उसमें अपना टर्मिनल खोल सकते हो और वहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन है वो बना सकते हो। तो पहली जो मैं एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ वो है एक रिएक्ट ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और मैं यहाँ पर इसका नाम रखूँगा आई नोटबुक। ठीक है, तो आई नोटबुक क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रोजेक्ट 3 हमारा क्या है, पहले एंटर मारता हूँ, ये रिएक्ट ऐप सेटअप हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम तो लेती है, आपको तो पता ही है। तो ये सेटअप होगी जितनी देर में, उतनी देर में मैं बताऊँगा आई नोटबुक क्या है। आई नोटबुक एक नोटबुक ऑन द क्लाउड है। नोटबुक का मतलब क्या, कि आप लोग अपने कोई भी नोट्स ले सकते हो क्लाउड पे। जैसे कि मान लो कि मैं अपनी कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे मान लो मैंने कुछ प्लान्स अपने बना रखे हैं, 10 दिन बाद मैं ये करूँगा, इस दिन ये करूँगा, ऐसे वैसे, या फिर मुझे मान लो किसी का नंबर लेना है या कुछ भी करना है, तो क्लाउड पर हम लोग अपने नोट्स ले सकते हैं। अब मान लो कि आप कुछ बुक पढ़ रहे हो कोई और उसके नोट्स ले रहे हो, तो आप अलग अलग नोट्स अपने बना सकते हो और क्लाउड पे सेव कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ तो मैं लॉगिन करके अपने नोट्स को रिट्रीव कर सकता हूँ, और कोई दूसरा यूज़र अपने नोट्स को रिट्रीव करेगा, उसके नोट्स मुझे नहीं दिखेंगे, मेरे नोट्स उसको नहीं दिखेंगे। ठीक है, किसी के नोट्स किसी को नहीं दिखेंगे, सब लोग अपने अपने नोट्स पर काम करेंगे। एप्लीकेशन एक ही रहेगी। मैं चाहूँ तो कहीं और जाके वहाँ पर लॉगिन कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट पर, और मेरा जो डेटा है वो मोंगोडीबी के अंदर सेव होता जाएगा। हर यूज़र का डेटा मोंगोडीबी के अंदर सेव होता जाएगा और उनको सिर्फ उनका डेटा दिखेगा और उनको सिर्फ उनका डेटा अपडेट करने की एक्सेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे काम हम लोग करने वाले हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली हमको अपनी एपीआई बनानी पड़ेगी, और अपनी एपीआई हम लोग बनाने वाले हैं एक्सप्रेस सर्वर का इस्तेमाल करके। तो किस तरह से हम लोग एपीआई को बनाएंगे, क्या कोई रिएक्ट के अंदर इनबिल्ट तरीका एपीआई को बनाने का? हम लोग एपीआई को अलग से बनाएंगे, यानी कि जो हमारी एपीआई वाला पोर्शन होगा वो अलग होगा, और जो हमारा फ्रंट एंड वाला पोर्शन यानी कि रिएक्ट एप्लीकेशन है वो अलग रहेगी। तो अभी जो हम बना रहे हैं वो है रिएक्ट एप्लीकेशन, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से एपीआई बनाएंगे। वो किस में बनाएंगे हम लोग, वो एक हमारा नोड जेएस प्रोजेक्ट होगा, और वो प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट से एकदम इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि इसके नोड मॉड्यूल्स और उसके नोड मॉड्यूल्स एकदम अलग होंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मर्ज क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं इसी के अंदर सारे नोड मॉड्यूल्स डालकर, इसी के अंदर क्यों नहीं बना दे रहा हूँ सब कुछ? क्योंकि यार देखो, मान लो कि आपकी एपीआई को बहुत ज़्यादा हिट किया जाता है, ठीक है, आप खुद ही सोचो, जो आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन है वो तो एक स्टैटिक एप्लीकेशन है, वो तो डायरेक्टली सर्वर से डाउनलोड होके क्लाइंट में आ जाएगी, क्लाइंट के पास ब्राउज़र में आ जाएगी। अब ब्राउज़र में आने के बाद सबसे ज़्यादा जो हिट किया जाएगा वो आपकी एपीआईज़ को किया जाएगा। तो हो सकता है कि आप लोग अपनी एपीआईज़ को एक स्ट्रॉन्ग सर्वर पर रखना चाहें, और उसी के साथ साथ आपकी जो फ्रंट एंड है इसको आप लोग रिलेटिवली एक वीकर सर्वर पर रखना चाहें, यानी कि कम बैंडविड्थ वाले सर्वर पर रखना चाहें। आपकी एपीआईज़ को यूज़र्स अगर हिट कर रहे हैं अलग अलग ब्राउज़र्स से, तो आपकी एपीआई सबसे ज़्यादा हिट होगी। आपका फ्रंट एंड सिर्फ एक बार डाउनलोड होगा, एपीआई आपकी बार बार हिट होगी, क्योंकि जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो प्लेन एंड सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक बार क्लाइंट को भेज देगी और बाकी सारा काम फिर क्लाइंट पर होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे भी कुछ एक आध 2-4 स्टैटिक एसेट्स होंगे जो कि आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन से डाउनलोड करोगे, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा कि आपका जो बैकएंड है उसको सबसे ज़्यादा हिट किया जाएगा। अब इसका मैंने नाम आई नोटबुक क्यों रखा है, मैंने इसका नाम आई नोटबुक इसलिए रखा है क्योंकि नोटबुक ऑन द क्लाउड है, क्लाउड पर नोटबुक आपकी बनेगी। अब आप लोग को अगर ये प्रोजेक्ट ऐसा लग रहा है कि यार इस प्रोजेक्ट का ये बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है, तो एक्चुअल में ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जो आप समझ रहे हो। हम इसमें लॉगिन बनाएंगे, साइन अप बनाएंगे, उसी के साथ साथ किस तरह से हमको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन को डील करना है ये सीखेंगे, उसी के साथ साथ बैक एंड फ्रंट एंड को कैसे अलग करना है, फिर इसके बाद हम डिप्लॉय भी करेंगे इस एप्लीकेशन को, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो ये वो एप्लीकेशन नहीं है जो सिंपल सी लोकल होस्ट में हम लोग सेव कर देते हैं डेटा को, ना ये वो बिल्कुल भी नहीं है।
मैंने वो भी एप्लीकेशन बहुत पहले इसी चैनल पर एक बार बनाई थी। वो एक बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन होती है जिसमें लोकल होस्ट पर यूज़र का डेटा सेव हो जाता है और वहीं से रिट्रीव हो जाता है। बट इस बार हम लोकल होस्ट में नहीं कर रहे हैं सेव, इस बार हम मोंगोडीबी में सेव करेंगे डेटा, ताकि अगर 10 साल के बाद भी यूज़र आए वेबसाइट को विजिट करे तो उसके नोट्स उसको मिल जाए। 10 साल के बाद लोकल स्टोरेज से बहुत ही कम चांस है डेटा रिट्रीव होगी, हो सकता है आप अपना क्रोम अनइंस्टॉल कर दें, हो सकता है आप कोई ऐसा सी क्लीनर वगैरह या कोई और एप्लीकेशन चला दें जिससे आपके क्रोम का डेटा वगैरह एकदम क्लीन हो जाए। देयर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जिससे आपका डेटा क्लीन हो जाए, और आपका ब्राउज़र जैसे ही ये फील करेगा कि यार डेटा बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो भी क्लीन कर सकता है उस डेटा को। तो लोकल स्टोरेज पर रिलाई करना जो है बिल्कुल भी एक बहुत ही रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है लोकल स्टोरेज। आप कुछ टाइम के लिए तो सेव कर सकते हो और काफ़ी हद तक एक अच्छा ऑप्शन भी है, बट उसकी लिमिटेशंस हैं। हम लोग सर्वर पर जो है इस बार होस्ट करेंगे डेटा को अपने, ताकि कहीं से भी और अपने लॉगिन और यूज़र नेम से आप लोग आकर उसको एक्सेस कर पाएँ। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, अगर ये एप्लीकेशन आप लोगों को बहुत ही सिंपल और बेसिक साउंड कर रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसी एप्लीकेशन को आप एक नेक्स्ट लेवल पर खुद से ले जा सकते हैं, एक सोशल मीडिया ऐप बना सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारे सेम है, लॉगिन साइनअप का, मैसेजेस का, मे बी एक एडिशनल वेब सॉकेट का आपको कॉन्सेप्ट और लगेगा। आप वेब सॉकेट को स्किप करके एक ऐसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन इनिशियली बना सकते हो जिसमें आपको पेज को रिलोड करना पड़े मैसेजेस चेक करने के लिए, और बाद में उसके बाद आप लोग उसको जो है वेब सॉकेट्स में रिफैक्टर कर सकते हो। तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ खुल जाती हैं इस एप्लीकेशन को सीखने के बाद आपकी लाइफ में। आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन ये वाली बनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप का प्रोजेक्ट है, जैसे ही सेटअप हो जाता है मैं वापस आता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि एकदम रेडी हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन, जो रिएक्ट ऐप है वो बन चुकी है। तो अगर मैं इस रिएक्ट कोर्स और आई नोटबुक के अंदर आऊँ तो आप लोग देखो यहाँ पर मेरा सिर्फ फ्रंट एंड बना है, यानी कि जो क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाई जाती हैं चीज़ें वो फाइलें मेरी यहाँ पर बन चुकी हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और फोल्डर बनाऊँगा बैकएंड। अब आप में से कई लोग कहोगे कि यार मैं बैकएंड को रिएक्ट ऐप के अंदर क्यों डाल रहा हूँ। मैं बैकएंड को रिएक्ट ऐप के अंदर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आई नोटबुक प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें मैं इस फोल्डर के अंदर रखूँ। बट आइडियली ये जो रिपोजिटरी है एक अलग रिपोजिटरी होगी, ये जो बैकएंड वाली रिपोजिटरी है एक अलग गिट रिपोजिटरी होगी, आइडियल सिनेरियो में अगर आप लोग प्रोडक्शन में जा रहे हैं। बट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैं क्या करूँगा, इन सबको एक ही गिट रिपोजिटरी में रखूँगा ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो एक्सेस करना, और उसी के साथ साथ एक जगह पर सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हो। आप जब भी एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन बना रहे हैं तो बैकएंड को एक अलग रिपोजिटरी में रखें, फ्रंट एंड को एक अलग रिपोजिटरी में रखें, वो सबसे बेस्ट रहता है। बट अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकएंड को खोलेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं ओपन विद कोड पर क्लिक कर देता हूँ। और आप लोग देखो मैंने ओपन विद कोड जैसे ही किया ये बैकएंड फोल्डर खुल चुका है मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में। याद रहे कि मैंने आई नोटबुक वाले फोल्डर को नहीं खोला है अभी के लिए, अभी मेरी रिएक्ट ऐप अभी मैं इसको खड़े रहने देता हूँ। मैं अभी काम करता हूँ अपने बैकएंड पर। तो यहाँ पर ये बैकएंड फोल्डर मेरा खुल चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि टर्मिनल को खोलूँगा और यहाँ पर npm init कर दूँगा। ये मुझसे कुछ सवाल पूछेगा मेरे प्रोजेक्ट के बारे में। मैं इसको क्या था मेरी एप्लीकेशन का नाम, आई नोटबुक और बैकएंड ये रखूँगा इस प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। और उसी के साथ साथ इसका वर्जन 1 रहने दूंगा। और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन को लेकर आऊँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर आई नोटबुक और मैं यहाँ पर लिखूँगा योर नोटबुक ऑन दी क्लाउड, ठीक है। और एंट्री पॉइंट index.js रहने देते हैं। टेस्ट कमांड अभी के लिए स्किप करते हैं, गिट रिपोजिटरी स्किप करते हैं, कीवर्ड्स और ऑथर भी स्किप करते हैं। और मैं यहाँ पर येस लिखकर जो है इसको इनिशियलाइज करूँगा। पैकेज.json मेरी बन जाएगी। अब इसके अंदर मैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अपने जो है वो इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं npm i एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मेरा एक्सप्रेस सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को और भी पैकेज इंस्टॉल करने हैं वो भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक और पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा npm i mongoose। अब mongoose क्या ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो mongoose एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है ऑन टॉप ऑफ MongoDB जो कि हमें अपने Node.js एप्लीकेशन से कनेक्ट करने में सहायता देगा। अब मैंने इसको एक बार इंस्टॉल कर लिया तो मैं मॉडल्स वगैरह बना सकता हूँ और चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। आप लोग को डाउन द लाइन पता चलेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर कि क्यों मैंने mongoose को इस्तेमाल किया। अभी के लिए इसको इंस्टॉल करें। एंड दिस इज़ नॉट इट, हम लोग और भी चीज़ें इंस्टॉल करने वाले हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से index.js एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ये मेरा एंट्री पॉइंट है एप्लीकेशन का। तो ये हमारा बैकएंड यहाँ पर हमने बना दिया है। तो ये हमारा Node.js बैकएंड है। इसका रिएक्ट एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम रिएक्ट एप्लीकेशन को इससे कनेक्ट ज़रूर करेंगे, बट ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होने वाली है। अब यहाँ पर मैंने थंडर क्लाइंट इंस्टॉल करवाया था, आप लोग को अगर याद हो तो थंडर क्लाइंट क्या करता है कि आपकी APIs को टेस्ट करने में मदद करता है। अब इन्होंने यहाँ पर https thunderclient.com.io/welcome API एक दे रखी है। मैं इस पर रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। देखो थंडर क्लाइंट की API का रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर मिल गया। मैं क्या करूँगा कि ये जो मुझे रिस्पॉन्स यहाँ पर मिला है
ये रिस्पॉन्स मैं अपनी एप्लीकेशन को, अपने सर्वर को कुछ ऐसा बनाऊंगा कि ये कुछ एंड पॉइंट्स जो है एक्सपोज करेगी और मैं अपनी लोकल होस्ट को टेस्ट करूंगा थंडर क्लाइंट से। बहुत सारे लोग पोस्टमैन का भी इस्तेमाल करते हैं। आप अगर पोस्टमैन यूज़ करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू डू दैट। मैं लेकिन थंडर क्लाइंट को प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे VS कोड के अंदर ही टैब खुल जाती है और उसी के साथ साथ मुझे एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन स्विच नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग थंडर क्लाइंट इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये था कुछ बहुत ही इनिशियल सेटअप। हम आगे और भी चीज़ें सेटअप करेंगे। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि करनी है। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देखो, ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम मुझे बता रहा है कि ये सारी के सारी जो फाइल्स हैं इनको क्या इंक्लूड करना चाहते हो, तो उसको भी हम ठीक करेंगे डेफिनेटली। नोड मॉड्यूल्स को मैं पुश तो करने वाला हूँ नहीं, तो मैं नोड मॉड्यूल्स को गिट इग्नोर में डालूंगा बाहर। तो अभी के लिए यहाँ पर index.js बन चुकी है, हमारा पैकेज लॉग बन चुका है, बैकएंड हमारा एकदम अच्छा दिख रहा है। लेकिन फ्रंट एंड जो है उस पर हमने अभी तक काम किया नहीं है। एक बहुत ही बेसिक रिएक्ट ऐप है, इस पर भी हम लोग काम करेंगे। सारे के सारी जो एंड पॉइंट्स वगैरह हैं एक बार बन जाएंगे तो इनको रिएक्ट ऐप से हिट करेंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो बहुत सारा काम बाकी है अभी इस एप्लीकेशन में। तो मैं आप लोग को अगले वीडियो में मिलता हूँ और वहाँ से हम लोग इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। मॉन्गूज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किस तरह से हम लोग मॉडल्स बनाते हैं और क्यों मॉडल्स बनाते हैं मॉन्गूज के अंदर, ये समझेंगे और एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन को तैयार करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लेना और यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क भी कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी you next time.